तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और दोस्तों आप सभी उम्मीद है कि सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। आपका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को जो होने जा रहा है, इस एग्जाम के लिए आज की ये सेशन जो रहने वाली है वो बहुत ही शानदार सेशन रहेगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो सेशन 8 नंबर का सेशन है और हमने जितने सेशन लिए हैं, आप सभी को पता है कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस जो है करवा दिया है। उसमें हमने सबसे पहले फुल कोर्स करवाया था, फिर आपको 50 घंटे का एक फास्ट स्पीड वाला कोर्स करवा दिया है, फिर हमने लास्ट में क्रेश कोर्स भी करवा दिया है। अब ये क्रेश कोर्स है क्या, मैं आपको बता दूं। क्रेश कोर्स एक प्रकार का ऐसा कोर्स है जिसमें हमने लगातार सभी टॉपिक्स पर 10 घंटे में आपका जो सिलेबस है वो कवर करवाया है। और ये जो आपका सिलेबस है इसमें आप व्यू डिटेल करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सिलेबस में है क्या। तो सबसे पहले देखो कंटेंट के आप ऊपर जाते हैं तो कंटेंट में क्रेश कोर्स दिखाई देता है। इस क्रेश कोर्स में है क्या, वो चीजें मैं यहां पर बताना चाह रहा था। इस क्रेश कोर्स में लगभग 12 क्लासें हैं, 14 पीडीएफ नोट्स हैं। ये ऐसा कंटेंट है जो आप 10 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं पूरी मुझे विश्वास है कि आपके एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन इसी क्रेश कोर्स से छप जाएंगे। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करके ऐप के अंदर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक चीज और बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए हमने एक ई बुक लॉन्च कर रखी है 1000 प्लस पीवाईक्यूज यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। बहुत ही जानदार और शानदार कंटेंट इसमें आपको जो प्रोवाइड हुआ है। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, आप सभी को पता होगा, जो आप घर बैठे टेस्ट लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 50 मिनट में ये आपका टेस्ट होता है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस आज के नए सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन को जो है बड़ा कर लेता हूं, तो बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से जो स्क्रीन पे है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और दोस्तों आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है उसकी ओर हम जो है लिए चलते हैं आपको। तो सबसे पहला ही प्रश्न आप पढ़िए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसे जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से जवाब देना है। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं कलर कॉम्बिनेशन भी सेट कर लेता हूं। थोड़ा सा ये देखें, पेन वर्क नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल अब जो पेन है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। व्हाइल ड्राइविंग यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड और अनेबल टू कंसंट्रेट, यू शुड, यानी कि गाड़ी चलाते समय आपको थकान महसूस होने लगती है या ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता महसूस होने लगती है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यानी आपका मन नहीं है गाड़ी चलाने का, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप सतर्क नहीं हो पा रहे हैं, तो जैसे ही ऐसा करना सुरक्षित हो, रुकें और आराम करें। बात तो आपकी ठीक है, आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए स्टीरियो चालू करें। आप कभी भी म्यूजिक, आपका अगर माइंड डिस्टर्ब है तो म्यूजिक से ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो म्यूजिक चला के आप ध्यान रखेंगे भी तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। अपनी मंजिल जल्दी पाने के लिए गति बढ़ाएं। गति भी नहीं बढ़ानी तो डी भी गलत, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कि जैसे ही आपको ऐसा लगे कि यहां पर सुरक्षित जगह है, आपको रेस्ट करने के लिए जगह मिल जाएगी, रुकें और आराम करें। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है, पहली बात तो त्रिभुज में, फिर एक ऊपर से साइड में, एक नीचे से साइड में, मतलब कि यह हो जाएगा कंपित चौराया, टी जंक्शन, आगे संरक्षित जंक्शन, आगे ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल का आप सभी को पता है कि त्रिभुज में 3 लाइटें होती है। और आगे संरक्षित जंक्शन, गार्डेड जंक्शन अहेड, तो यहां पे उसमें हो जाएगा एक एसी होगी और एक इसमें ट्रेन आपको दिखाई देगी, सॉरी ट्रेन नहीं, जाली आपको दिखाई देगी। सुरक्षित जो है जाली होती है वो होती है। टी जंक्शन केवल आपको पता टी के आकार का होगा, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा राइट आंसर हो जाएगा स्टेजाइड इंटरसेक्शन, कंपित चौराया, यानी कि एक रास्ता आगे से अलग हो रहा है, एक पीछे से हो रहा है, अलग अलग जगह से हो रहा है, एक जगह से चौराया नहीं है। प्रश्न संख्या 3, आप एक ऐसी बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुकी हुई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक नेक व्यक्ति बनना है, आपको एक अच्छा ड्राइवर बनना है, एक मानवीयता आपको दिखानी है कि यार बस से अगर यात्री उतर या चढ़ रहे हैं तो पूरी संभावना है कि यात्री सड़क पर आ सकते हैं, गाड़ी के आगे आ सकते हैं। आप खड़ी बस को जो है ओवरटेक नहीं करेंगे, खड़ी बस से आगे
अचानक नहीं निकलेंगे, निकलेंगी तो धीरे गति से, और हो सके तो वहां पर आपको रुकना है। तो वेट बिहाइंड पेशेंसली, यानी धैर्य पूर्वक पीछे प्रतीक्षा करेंगे। बाईं ओर से ओवरटेक करेंगे, पैदल चलने वाले से ओवरटेक करें, बस ड्राइवर को हॉर्न बजाओ, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे भाई, तीनों काम रिस्की हैं। आपको बस के पीछे रुका रहना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न संख्या 4, आपको एक गोल आकृति में चिन्ह दिखाई दे रहा है, और जो इसमें लिखा हुआ 3.5, इसमें एरो एक तो ऊपर से एक नीचे से आ रहा है, सीधी सी बात है, ऊपर नीचे का हाइट का होता है, ठीक है। केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों का प्रवेश, 5 मीटर से अधिक ऊंचाई, मतलब अधिक का तो जा ही नहीं सकता, अधिक का तो रेस्ट्रिक्टेड है, गलत हो जाएगा। केवल 3.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले, चौड़ाई भी गलत हो जाएगी इसमें। और इसमें 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध, यानी कि 3.5 मीटर से ज्यादा हाइट वाली जो व्हीकल है उनको निषेध किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3.5 मीटर लंबाई, लंबाई नहीं है भैया, ये चौड़ाई है। लंबाई के लिए एरो बाहर की ओर ऐसे साइडों में जा रहे होंगे, चौड़ाई के लिए एरो एक दूसरे के आपस में आएंगे, ये तो डब्ल्यू यानी विड्थ, ये लेंथ हो जाएगा। ये मैंने आपको हाइट बताई दी। तीनों के बारे में आपको याद रखना है। ये केवल और केवल एरो का डायरेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। देखो एरो एक दूसरे की ओर आ रहा है मतलब डब्ल्यू, एरो अगर बाहर जा रहे हैं मतलब की लेंथ, एरो अगर ऊपर और नीचे से आ रहे हैं तो मतलब हाइट, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सभी मोटर वाहनों को खालिस्तान इसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। आप सभी को पता होगा बीमा के बारे में पूछा जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसका जो सेक्शन 146 है, इसके तहत कोई भी जो व्हीकल होगा उसके तहत उस गाड़ी का बीमा होना चाहिए। आप सभी को पता होगा फॉर्म संख्या एक तो 51 होता है, एक 53 होता है। 53 फॉर्म किसके लिए होता है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोगों को बता दूं कि बीमा का जो जारी होता है, बीमा हमेशा फॉर्म संख्या 51 में जारी होती है। फिर 53 किसके लिए होता है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो जीवन बीमा गलत, तृतीय पक्ष बीमा यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, व्यापक बीमा, यात्रा बीमा। तो यानी कि देखो व्यापक बीमा क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, यानी एकदम फुल इंश्योरेंस जो होती है पूरी की पूरी, वो चाहे ड्राइवर का नुकसान हो, गाड़ी का हो, थर्ड पार्टी पर्सन का हो, या किसी भी प्रकार का डैमेज हो, वो व्यापक बीमा होता है। थर्ड पार्टी बीमा में क्या होता है, थर्ड पार्टी में जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी को कवर नहीं किया जाता, गाड़ी टूट गई तो कोई बात नहीं टूट गई, या चालक के चोट लग गई उसका भी कुछ नहीं है ना, तो इस टाइप से, या मालिक का कोई नुकसान हो गया उसको कवर नहीं किया जाता। केवल गाड़ी और ड्राइवर और के अलावा अगर तीसरे व्यक्ति का जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है उस गाड़ी से, उसका अगर नुकसान हो जाता है वो थर्ड पार्टी में काउंट होता है। तो कम से कम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कवर करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगर आपने बीमा नहीं करवाया तो ये एक अपराध होगा, अपराध। और ये अपराध किस श्रेणी के, किस धारा के तहत होगा, धारा 196, और 2000 का जुर्माना पहली बार होता है, दूसरी बार जुर्माना 4000 होता है, और दोनों ही बार में अगर दादागिरी करोगे तो यहां पे 3 माह के लिए आपको मोटे मोटे मच्छर काटने के लिए जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो भूखे बैठे हैं, है ना। तो दादागिरी नहीं करनी है पहली बात। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में आप एक वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए कर सकते हैं कि आपको ये क्लास जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आता है नहीं आता, या मैं आपका टाइम कंज्यूम कर रहा हूं। आप हमारे बारे में फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, और फीडबैक के आधार पर हम और भी बेहतर आपके लिए काम करने का प्रयास वो करेंगे। आप ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित किसी चौराहे पर यू मोड़ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो जो ट्रैफिक लाइट होती है इसमें 3 लाइटें होती है, आपको पता होगा। सबसे ऊपर रेड होती है, फिर येलो होती है, फिर ग्रीन होती है, ठीक है। ये याद आपको रखना है। अब देखो इनके ऑन ऑफ होने का जो क्रम होता है, सबसे पहले माना कि ग्रीन होगी, ग्रीन ऑन है, आप जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, अचानक से रेड सिग्नल देना है तो ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करेंगे, पहले येलो लाइट ऑन करेंगे। येलो लाइट ऑन करने का मतलब होगा जल्दी रेड होने वाली है, मतलब कि इसके बाद में रेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्रम है। अब इस रेड के बाद में फिर से ग्रीन हो जाएगा, फिर से येलो, फिर से रेड, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि क्रम कैसा होगा, तो आपको अगर रेड ग्रीन येलो ये भी दे तो ये भी तो सही होगा, यानी रेड के बाद हमेशा ग्रीन होता है और ग्रीन के बाद येलो होता है। तो क्रम याद रखना, दिल्ली पुलिस में ये क्रम पूछा था, ये दे दिया था, रेड ग्रीन येलो, ठीक है ना, क्योंकि एक सीक्वेंस बन गया। देखो ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, तो मैं अब इन दोनों को काट दूं, इन दोनों को काट दूं तो ये क्रम भी तो सही है,
रेड के बाद ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद येलो होता है, येलो के बाद फिर से रेड होता है। तो ठीक है ना, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ट्रैफिक सिग्नल का भी प्रश्न आ सकता है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पर पूछा गया है कि आप किसी ट्रैफिक लाइट से नियंत्रित चौराहे पर यू मोड़ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी है तो यू मोड़ ले, पुलिसकर्मी है तो मोड़ ले। पुलिसकर्मी होने या न होने से क्या मतलब है, सुरक्षित है वहां पे अगर प्रावधान किया गया तो ले, तो मतलब कि ए गलत हो जाएगा। यू मोड़ लेने से पहले लाइट के हरे होने तक प्रतीक्षा करें। बिल्कुल किसी भी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल है तो वहां पे अगर ग्रीन लाइट है तो आप यू टर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी अन्य चौराहे पर ड्राइव करें जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है, ट्रैफिक लाइट नहीं है वहां तो और भी ज्यादा डेंजरस स्थिति हो सकती है, हर कोई हर कभी आएगा, है ना। तो ट्रैफिक लाइट जहां पे है वहां पे पूरी व्यवस्थाएं हैं मुड़ने के लिए और ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब कि आप आराम से यू टर्न ले सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइट के ग्रीन होने तक आप वेट करेंगे। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 7, आप किसी चौराहे के पास पहुंच रहे हो जहां पीली सिग्नल लाइट चमक रही है, चमक रही का मतलब है यहां पे ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक का मतलब होता है ऑन ऑफ। देखो एक तो नाम होता है ब्लिंक, एक नाम होता है फ्लैश, इन दोनों का मतलब क्या है, ऑन ऑफ की कंडीशन, समझ गए ना। यानी वो झपक 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 कर रही है, मारवाड़ी भाषा में मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो अगर ऐसा है तो पीली लाइट का मतलब क्या होगा। आप सभी को पता होगा रेड लाइट होती है, ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब होता है रुके और फिर देखें सुरक्षित है तो आगे बढ़े। यही अगर येलो लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब है आप गाड़ी को केवल धीमा करें और सावधानी के साथ आगे बढ़े, रुकने की आवश्यकता नहीं होती। रुकने की आवश्यकता केवल एक तो रेड में जो कंटिन्यूअसली या ब्लिंक कर रही है, या येलो कंटिन्यूअसली है। येलो अगर ब्लिंक कर रही है तो रुकने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, मैंने 4 कंडीशन बता दी है। रुकना जरूरी, रेड लाइट में कंटिन्यूअसली, रेड लाइट ब्लिंकिंग, येलो लाइट कंटिन्यूअसली। लेकिन येलो अगर ब्लिंकिंग कर रही है तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्लो करना है, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, उसी गति से आगे बढ़े, गलत हो जाएगा। वाहन रोके और हरी बत्ती आने का इंतजार करें, ये इसमें एक तो रेड कंटिन्यूअसली आ जाएगा, ठीक है, एक रेड फ्लैशिंग आ जाएगा, एक येलो कंटिन्यूअस आ जाए, 3 में आपको रोकना है। वाहन की गति धीमी करें, यह सुनिश्चित करने के बाद ही आगे बढ़े, ऐसा करना सुरक्षित हो। बिल्कुल ये येलो ब्लिंकिंग हो जाएगा, ये येलो अगर ब्लिंक कर रही है तो येलो ब्लिंक में ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हेन स्टॉपिंग ऑन ए अपहिल ग्रेडियंट ऑन वन शुड, किसी ऊंचे ढलान पर रुकते समय रुकना चाहिए। यानी कि आप किसी अगर अपहिल ग्रेडियंट पर आप रुकते हैं तो क्या करना चाहिए। आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और वहां पर गाड़ी को रोकना हो तो क्या करना है। वाहन को क्लच पर पकड़े, क्लच पर पकड़ना डेंजरस हो सकता है। वाहन को फुट ब्रेक पर पकड़े, काफी हद तक ठीक है, मैं मान सकता हूं, ठीक है। रुकने के बाद वाहन को पार्किंग ब्रेक लगाकर पकड़े, है ना। अब देखो बी, इससे आप कर सकते हैं बी वाला काम, ठीक है, गाड़ी को रोकेंगे। लेकिन तीसरा क्या है, देखो रुकने के बाद आपने फुट ब्रेक से गाड़ी को रोका, उसके बाद पार्किंग ब्रेक लगाकर गाड़ी को है वो रोकना है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बी से भी ज्यादा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बी सी में यह कहा गया है गाड़ी रुकने के बाद पार्किंग ब्रेक लगा देंगे, फिर आप पैर हटा भी लेंगे तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ऑन ए रोड डेजिग्नेटेड एज वन वे के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर आपको क्या करना चाहिए। वन वे का मतलब देखो सिग्नल में बता दूं आपको, एक तो एरो जा रहा होता है, ठीक है, एक एरो जा रहा है, आ रहा है, एक को काटा गया है, एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, दोनों को काटा गया है, एक एरो जा रहा है, इसको काटा गया है, सभी में फर्क है। देखो ये क्या है, नो एंट्री है, ये केवल वन वे है, और ये भी वन वे है। ये दोनों तरफ दो तरफा यातायात पर जो है प्रोहिबिशन लगाया गया है, यानी कि आपको दोनों तरफ यातायात नहीं करना। इस टाइप से तरह तरह के सिग्नल होते हैं। तो वन वे कौन कौन सा है, एक तो देखो ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर है, 3 और 4 नंबर वन वे नहीं है, ठीक है। वन वे का मतलब आप केवल एक ही दिशा में यात्रा कर सकते हैं, तो एक ही दिशा में यात्रा करेंगे तो पार्किंग निषिद्ध है, ओवरटेक करना वर्जित है, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हॉर्न आप बजा सकते हैं, ओवरटेक भी आप कर सकते हैं, पार्किंग निषिद्ध ये भी आप कर सकते हैं।
तो फिर इसमें पूछा है कि भी क्या नहीं कर सकते, आप उल्टी दिशा में गाड़ी नहीं चला सकते, ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तीनों को काट रहा हूं और सी को राइट कर रहा हूं। शुड नॉट ड्राइव इन रिवर्स गियर, क्योंकि वहां पर एक ही दिशा में यातायात चलने के लिए निर्देशित किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, जब स्कूल बसों को छात्रों को लाने या उतारने के लिए रोका जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न भी यही था और दूसरी बार भी आ गया है। तो क्या हो सकता है, हॉर्न बजाओ आगे बढ़ो, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यात्रा जो स्टूडेंट है वो रोड के ऊपर आपकी गाड़ी के आगे आ सकते हैं। धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि छात्रों के अचानक सड़क पार करने की संभावना है। बिल्कुल धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है, यह भी गलत है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, यह भी गलत है। तो इन जो चार ऑप्शन है यहां पर, इन चारों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट आंसर जो है वो बी है, कि आपको धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ना है, क्योंकि छात्र रोड के ऊपर आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, किसी वाहन को घूमने वाला चक्कर है। द टर्निंग सर्कल ऑफ ए व्हीकल इज द, कोई भी जो व्हीकल होता है उसे पूरा घुमाने पर स्टीयरिंग के बारे में कहा जा रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील्स बिटवीन लॉक्ड, लॉक के बीच स्टीयरिंग व्हील के घुमावों की संख्या, वह राशि जिससे कोई वाहन मोड़ काटता है। वाहन को मोड़ने के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा। टर्निंग सर्कल क्या होता है, कि कोई भी व्हीकल है वो कितनी जगह लेगा, कितनी जगह पर वो घूम जाएगा। हम कहते हैं कई गाड़ी छोटी जगह पे घूम जाती है, कई गाड़ी ज्यादा जगह लेती है, तो वो उसका एक टर्निंग सर्कल होता है। आप गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग घुमा दो, फिर गाड़ी कितनी जगह पर आपकी गाड़ी घूम जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये गाड़ियों का अलग अलग होता है, तो वो होता है उस गाड़ी का टर्निंग सर्कल। ठीक है, तो वाहन को मोड़ने के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा ही टर्निंग सर्कल होता है, यानी अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी जगह की मात्रा, क्वांटिटी, या हम कह सकते हो कितना स्थान नीडेड फॉर द व्हीकल टू टर्न, यानी किसी व्हीकल को मोड़ खाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है, वो उसका टर्निंग सर्कल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। Which is the poisonous gas emitted through the exhaust of petrol vehicle? पेट्रोल वाहनों के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी है। पेट्रोल वाहनों के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी है। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो सबसे जो खतरनाक गैस है वो पूछी है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, जिसे हम CO भी कहते हैं। CO2 ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, बता दूं मैं। हालांकि कार्बन डाई मोनोऑक्साइड की मात्रा 0.03% ही होती है, लेकिन ये जो परसेंट है ना, ये भी घातक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से, डीजल या पेट्रोल वाहनों से निकलने वाला सबसे डेंजरस जो है एग्जॉस्ट होता है। अगला प्रश्न, पावर स्ट्रोक के बाद दहन कक्ष से जली हुई गैसों को निकालता है। रिमूव बर्न्ड गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर आफ्टर द पावर स्ट्रोक। सिलेंडर, सिलेंडर वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। आप सभी को पता है कि कोई भी जो इंजन होता है इसमें ईंधन को जलाने के लिए 4 प्रोसेस होती है। पहला क्या होता है, पहले में हम जो है ईंधन अंदर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, सक्शन। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो कंप्रेशन का होता है, यानी उसको दबाया जाता है। थर्ड स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है, जिसमें हमें जो पावर मिलती है उसको जलाया जाता है। चौथा जो स्ट्रोक होता है वो एग्जॉस्ट का होता है, जिसे हम एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से धुएं को बाहर निकाल देते हैं। तो ये 4 काम हर इंजन करता है, सक्शन करने का, फिर उसको कंप्रेस करने का, फिर पावर जनरेट करने का, और चौथा एग्जॉस्ट का। तो एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से जली हुई गैसें इंजन की बाहर निकलती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन में चूषण चरण यानी सक्शन स्ट्रोक के दौरान खालिस्तान माध्यम से नया आवेश इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। रोटरी वाल्व, इनलेट वाल्व, स्लीव वाल्व, निकास वाल्व। जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इनमें 2 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व हर सिलेंडर पर 2 वाल्व होते हैं। पहला एक तो होता है इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व, ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। यही दोनों चीजें, अगर 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो इसमें पोर्ट होंगे। पोर्ट में भी इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट।
एक तीसरा ट्रांसफर पोर्ट भी हो सकता है, ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, इनलेट वाल्व के माध्यम से आए हुए फ्रेश ईंधन को आवश्यकता अनुसार जो है सिलेंडर के ऊपर पहुंचाती है, ठीक है, जहां पर उसका कंप्रेशन होता है, ठीक है। ट्रांसफर केस या ट्रांसफर पोर्ट इसको कहा जा सकता है। तो यहां पर पूछा है कि भाई चूषण चरण सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो नया जो फ्रेश आएगा, जो फ्यूल, वो कहां से आएगा, तो वो इनलेट वॉल्व के माध्यम से आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट से तो क्या है, जली हुई गैसें बाहर निकलेगी, जली हुई गैसें, ठीक है, जली हुई गैसें, और इससे क्या होगा, फ्रेश ईंधन आएगा, फ्रेश ईंधन अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न 15 है, ऑटोमोबाइल में खालिस्तान का उपयोग विभिन्न टॉर्क और गति यानी कि स्पीड्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन ऑटोमोबाइल्स खालिस्तान आर यूज्ड टू अचीव डिफरेंट टॉर्क्स एंड स्पीड्स। तो आप लोगों को बताना है कि यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, टॉर्क और गति में परिवर्तन करने के लिए। डिफरेंशियल, गियर बॉक्स, क्लच, स्टीयरिंग। आप सभी को पता होगा इंजन जो होता है, इंजन की फिक्स स्पीड और फिक्स टॉर्क होता है। तो फिर हम गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा कैसे करें, पावर को कम या ज्यादा कैसे करें, इसके लिए हम लगाते हैं इसके आगे जो है गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम यूज लेते हैं क्लच, CLUTCH, क्लच, ठीक है। और इस गियर बॉक्स की पावर को जो है हमें कहां पहुंचाते हैं, डिफरेंशियल पहियों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब यहां पर 90 डिग्री पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मोड़ना पड़ेगा, ये दो पहिए हैं, तो इसके लिए डिफरेंशियल यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर गियर बॉक्स राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका काम है एक तो टॉर्क, टॉर्क जो है टॉर्क प्लस स्पीड को बदलना, कम या ज्यादा करने में सहायता करना। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। एक आप ऐसा समझो, टॉर्क है एक प्रकार की पावर, जब गाड़ी खड़ी होती है ज्यादा पावर चाहिए होती है स्टार्ट शुरू करने के लिए, तो स्पीड कम होती है, जैसे स्पीड बढ़ी हम टॉप गियर में गाड़ी को डालते हैं, टॉप गियर में टॉर्क सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आ चुका है। जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए, जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए, लाल में वाहन की गति बढ़ानी चाहिए, गलत होगा। वाहन को सड़क के बाईं ओर करके उसकी गति धीमी कर लेनी चाहिए, यानी कि गति धीमी नहीं है, वाहन को रोकना है, वाहन को रोके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसे अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। रेड लाइट जब भी आएगी, रेड लाइट जब भी आएगी तो आपको क्या करना है, गाड़ी को स्टॉप करना है, गाड़ी को रोकना है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, BS6, BS का मतलब है भारत स्टैंडर्ड या भारत स्टेज, सॉरी भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंड। उत्सर्जन का मतलब है जली हुई गैस से बाहर निकलना, जो इंजन से साइलेंसर के माध्यम से निकलती है। डीजल वाहनों को अपने हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा। भारत में BS जो स्टेज है इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और यूरो की तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई थी, यूरो की तर्ज पर। वर्तमान में BS जो 4 है वो 2017 में लागू हुआ और BS जो 6 है वो 2020 में 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है। BS 5 को स्किप कर दिया गया क्योंकि भारत को पॉल्यूशन काफी तेजी से कम करने के लिए आगे अग्रसर होना था। तो BS 6 के तहत हाइड्रोकार्बन, जिसे हम आधा जला हुआ ईंधन के नाम से भी जान सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी जो इंजन होता है, इंजन वातावरण से हवा लेता है ना, हम भी हवा लेते हैं। तो हम जो हवा लेते हैं इसमें आपको पता है वातावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, 78% नाइट्रोजन है ना। तो सीधी सी बात है, वायुमंडल से कोई गैस लेगा तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा जाएगा। ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसों के साथ मिली हुई रहती है, लेकिन मात्रा ज्यादा किसकी रहती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सॉरी नाइट्रोजन गैस की। ये गैस इंजन के अंदर जाके फ्यूल को जला के वापस बाहर निकलती है तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो ये फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तो हाइड्रोकार्बन, आधा जला हुआ ईंधन और नाइट्रोजन ऑक्साइड,
ये दोनों गैसों की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी कम करनी चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका परसेंटेज जो रेशियो है वो प्रदूषण विभाग के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा 43% है, यहां पे डिसाइड किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही इंजन के सिलेंडर में शीतलक का तापमान खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और उष्मा विकिरण करने के लिए रेडिएटर को जल पहुंचता है। उष्मा विकिरण करने का मतलब है जो जल के अंदर या कूलेंट के अंदर जो गर्मी है उसको ठंडा करना, यानी कि इसका कहने का मतलब है इंजन कितना गर्म होगा तो इंजन का गर्म पानी या कूलेंट रेडिएटर में ठंडा होने के लिए जाएगा। आप सभी को पता है जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का काम है इंजन को एक मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर के आसपास बनाए रखना, और ये टेम्परेचर होता है 81 डिग्री सेल्सियस, 81 या 82 डिग्री सेल्सियस, 81 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है थर्मोस्टेट वाल्व काम करता है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम है इंजन को 81 डिग्री के आसपास बनाए रखना। तो जैसे ही इंजन 81 डिग्री के आसपास आएगा तो वो तुरंत रेडिएटर प्रणाली को एक्टिव कर देगा। एक्टिव कैसे करेगा? थर्मोस्टेट एक प्रकार का क्या है? वाल्व है, ये वाल्व है। जैसे और ये गर्मी से खुलता है, ठंडी से बंद हो जाता है। तो पानी ठंडा होगा तो बंद हो जाएगा, रेडिएटर को बंद कर देगा, और जैसे ही पानी गर्म होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा और पानी जो इंजन का गर्म है उसको रेडिएटर में भेजेगा, और रेडिएटर का काम है पानी को ठंडा करना। इसीलिए ये 81 डिग्री के आसपास का होता है। तो चारों ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पे गोतर से 82 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोस्टेट एक प्रकार का वाल्व होता है जो कि इंजन से जो गर्म पानी रेडिएटर की ओर जाता है उसमें बीच में लगा रहता है, और ये तभी ओपन रहता है जब पानी गर्म हो, क्योंकि अगर पानी गर्म ही नहीं है फिर रेडिएटर ठंडा क्या करेगा? पहले से ही ठंडा है तो किसको ठंडा करेगा? तो ऐसी स्थिति में वो वाल्व बंद हो जाता है और वो पानी फिर से इंजन से आया, थर्मोस्टेट से टकराकर फिर वाटर बॉडी में जाके इंजन में चला जाता है, रेडिएटर के पास में नहीं जाता। ये थर्मोस्टेट का काम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं रेडिएटर सिस्टम को एक्टिव और इनएक्टिव करने में थर्मोस्टेट वाल्व का होना जरूरी है, और थर्मोस्टेट वाल्व अगर खराब हो गया तो काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से क्या स्टीयरिंग सिस्टम का एक भाग है? ओडोमीटर, ब्रेक ड्रम, स्टीयरिंग व्हील, क्लच। आप सभी को विदित होगा स्टीयरिंग सिस्टम का एक भाग पूछा है तो स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो स्टीयरिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। आप सभी को पता होगा स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक जो डाला जाता है उसमें टीक्यू ऑयल डाला जाता है, या एसटीक्यू भी हम कह सकते हैं, एसटीक्यू, या एक टीएफ भी हो सकता है, टीएफ ग्रेड का। मोस्टली टीक्यू ग्रेड का जो ऑयल होता है वो स्टीयरिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानक जॉब कार्ड का घटक नहीं है। जॉब कार्ड होता क्या है? पहली बात तो आपको दो चीजें सीखनी है, एक तो होता है जॉब कार्ड, जॉब कार्ड, एक होता है लॉग बुक, लॉग बुक। दोस्तों यहां पर जॉब कार्ड तो होता है सर्विस से संबंधित, सर्विस से संबंधित, और ये होती है यात्रा इतिहास, यात्रा इतिहास। समझ गए ना? गाड़ी की सारी हिस्ट्री इसमें होती है, कब कहां गए थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जॉब कार्ड नंबर इसमें होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर, ये भी ठीक है। सेवा केंद्र का नाम, सर्विस सेंटर का नाम, पता और फोन नंबर, ये भी ठीक है। ग्राहक का पसंदीदा रंग, ये थोड़ी है जॉब कार्ड जो आप चाहेंगे उस रंग में मिल जाए, तो डी गलत हो जाएगा यहां पे। ये तीनों ठीक है। तो यहां पर पूछा घटक नहीं है, नहीं पूछा तो डी नहीं होगा भाई। प्रश्न संख्या 21, वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? What should you do if your vehicle slip while driving? सबसे पहले ब्रेक लगाना चाहिए। दोस्तों देखो, कभी भी गाड़ी जब आपकी स्लिप हो जाए, जब भी गाड़ी आपकी स्लिप हो जाए, आपको एक तो गाड़ी को टर्न नहीं करना, ब्रेक नहीं लगाना, क्लच CLUTCH क्लच का प्रयोग नहीं करना, ध्यान रखना। एक्सीलरेशन की बात करता हूं, यह भी नहीं करना, चारों काम नहीं करने। सबसे पहला काम क्या होगा? आपको तुरंत एक्सीलरेटर को छोड़ देना है और स्मूथली ब्रेक को अप्लाई करना आराम से। तो सबसे पहले ब्रेक लगाना चाहिए, गलत हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ना चाहिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। गति तेज करना गलत है, कुछ नहीं करना ये भी गलत है। तो आपको क्या करना होगा? माना कि जैसे देखो ये चार पहिए गाड़ी के, ठीक है, ये गाड़ी ऐसे है देखो, और ये गाड़ी की डायरेक्शन इधर है।
माना कि गाड़ी पीछे से इधर स्लिप हो गई क्योंकि ड्राइव जो एक्सल है वो पीछे है, ठीक है। तो अब अगर यहां से लेफ्ट में टर्न हुई, ये राइट है, लेफ्ट में हुई, अगर आपने राइट में मोड़ा तो क्या होगा, गाड़ी की डायरेक्शन ऐसे थी, अब ये ऐसे हो जाएगी। तो आपको राइट में नहीं मोड़ना, आपको लेफ्ट में मोड़ना है। लेफ्ट में फिसली है ना गाड़ी, तो लेफ्ट में गाड़ी को टर्न करवाना है। कैसे? एक्सीलरेटर आपको छोड़ देना है, क्लच का प्रयोग नहीं करना, ब्रेक का हल्का प्रयोग करना है और गाड़ी को फिसलने की दिशा में मोड़ना है। लेफ्ट में मोड़ेंगे, लेफ्ट में फिसल रही तो गाड़ी सीधी हो जाएगी। समझ गए ना? तो स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? गाड़ी जब भी फिसलेगी आप क्लच का प्रयोग नहीं करेंगे, गाड़ी को उस दिशा में मोड़ेंगे। अचानक टर्न नहीं करवाना, टर्न करवाना तो किधर, सोच समझ के, जिधर फिसली है उसी दिशा में आपको गाड़ी को टर्न करवाना है, ठीक है ना। यानी मैंने टर्न करवाने को काटा क्यों किया, यानी आपको गाड़ी मोड़नी नहीं है, मोड़ने के उद्देश्य से नहीं मोड़नी, आपको गाड़ी को स्लिप से बचाने के लिए मोड़नी है और उसी दिशा में मोड़नी है जिधर आपकी गाड़ी फिसल रही है। तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक वाहन में कटआउट स्विच का एक घटक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम। कटआउट जो स्विच होता है वो अल्टरनेटर जो होता है, अल्टरनेटर जो होगा वो बैटरी को चार्ज करेगा, तो इन दोनों के बीच में लगा रहता है। जब ये करंट देगा, ये करंट अगर ज्यादा हो जाएगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, तो ये कटआउट क्या करेगा, अल्टरनेटर के करंट को रोक लेगा और रोकने से क्या होगा, फिर जो ये ओवरचार्ज नहीं करेगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अलावा आपको एक चीज मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आपको मैंने बता दिया कि अल्टरनेटर और बैटरी के बीच में कटआउट स्विच होता है। अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो कटआउट स्विच कट मार देता है ताकि बैटरी ओवरचार्ज न हो। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि ये जो कटआउट स्विच होता है ये लगा कहां पे होता है, इसकी पोजीशन क्या है। आपको कोई कहे कि इस गाड़ी में कटआउट स्विच कहां लगा है तो आप कहां पर हाथ रखेंगे, ये इसके बारे में आप सभी से मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब मैं 25वें क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगर पता है नहीं है। तो जो कटआउट स्विच होता है वो यहां पर चार्जिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। हम वाहन से होने वाले प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? नियमित रूप से वाहनों का रखरखाव, पुराने वाहनों को बदलना, कार पुलिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, कार पुलिंग का मतलब है आप दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास दो कार है, एक ही ऑफिस में आप जाते हैं तो दोनों कारों की बजाय एक कार को खड़ा कर दो, दोनों व्यक्ति एक ही कार से जाओ ताकि फ्यूल बचेगा, माइलेज, गाड़ी का जो डीजल जल रहा है, आपका खर्चा जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। अब दोनों व्यक्ति एक ही कार से ऑफिस चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुराने वाहनों को बदलें ताकि पुरानी वाहन जो पॉल्यूशन करते हैं वो नहीं होगा, ये भी ठीक है। रखरखाव, गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी रखेंगे तो भी पॉल्यूशन कम होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तीनों काम करके हम पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन जो प्रयास हम कर सकते हैं। प्रश्न 24, डीजल इंजनों में ईंधन को खालिस्तान द्वारा कणित यानी ऑटोमाइज किया जाता है। आपको बताना है कि डीजल इंजन में फ्यूल को सिलेंडर के अंदर किसके द्वारा स्प्रे किया जाता है, उसको कण कण के रूप में किसके द्वारा स्प्रे किया जाता है, आप सभी को पता होगा। टंकी होती है पहली बात तो, डीजल टैंक। टंकी के आगे यहां पर होता है फिल्टर, फिल्टर में जो तेल आता है, फिल्टर के बाद में फ्यूल फीड पंप, ठीक है, सॉरी एफआईपी, फ्यूल इंजेक्शन पंप, एफआईपी होता है। एफआईपी से नोजल पाइप होते हैं, नोजल पाइप के माध्यम से इंजेक्टर के पास में तेल जाता है और ये इंजेक्टर क्या करते हैं, डीजल के इंजन के अंदर जो है फ्यूल का स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, वर्ष खालिस्तान में भारत में यूरो फर्स्ट उत्सर्जन मानकों को देश भर में लागू किया गया था। यह प्रश्न मैंने आपको भारत स्टेज 6 वाले उस टॉपिक में भी बताया था, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कोई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी क्लास में मैंने आपको शुरुआत में प्रश्न में इसका जवाब बता दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सन 2000 में। मैंने आपको बताया था कि भारत स्टेज जो फर्स्ट है इसकी शुरुआत भारत में 2000 में हो गई थी यूरो की तर्ज पर, यह भी मैंने आपको बताया था। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, BS6 चल रहा है जो कि 2020 से चल रहा है, ठीक है। अब एक प्रश्न यहां पर यह भी आता है कि BS4 और 6 की जो व्हीकल हैं, इन दोनों व्हीकलों की जो PUCC होता है, PUC,
वो 12 मंथ के लिए वैलिड होता है और अन्य व्हीकल के लिए केवल 6 मंथ के लिए होता है। यह भी प्रश्न आ सकता है। भारत स्टेज 4 एंड 6 के जो व्हीकल है उनका पीयूसी 12 मंथ का होगा, बाकी के लिए 6 मंथ का होगा। यह आपको याद रखना है। 2017 से पुराने व्हीकल है उनका पीयूसी का पैसा भी 6 महीने का उतना ही लगेगा जितना कि 12 महीने का लगता है। तो यह भी आपको थोड़ा मोस्टली ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको अभी कहा था कि भी हम बताएंगे कटआउट स्विच के बारे में। तो ये कटआउट स्विच है, इस अल्टरनेटर के अंदर लगा रहता है। अल्टरनेटर जो होता है इसके अंदर ही कट आउट स्विच को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोई भी पूछे कि कट आउट स्विच कहां है तो अल्टरनेटर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, काम क्या है, जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो बैटरी और अल्टरनेटर का कनेक्शन तोड़ना ताकि बैटरी ओवरचार्ज ना हो। ठीक है, और जब डिस्चार्ज होगी तो वापस ऑन हो जाना जिससे कि बैटरी चार्ज होने लगती है। तो ये कटआउट स्विच का काम होता है। ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इस पेपर में आपके एग्जाम पैटर्न के लिए पूरे के पूरे जो है 50 क्वेश्चन हमने दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप स्वयं देख लेना क्योंकि जीके का क्वेश्चन पोर्शन है और यहां पर मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39 और 49 और 50। 50वां क्वेश्चन है HIV एक है, क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है? एड्स का लक्षण आपको बताना है, क्या होता है एड्स हो जाता है तो। प्रश्न संख्या यहां पे एक क्वेश्चन और था जनरल साइंस का जो पीछे चला गया है। तो ये साइंस के भी 3 क्वेश्चन आएंगे तो इनके लिए हमने स्पेशल नोट्स आपको दे रखे हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो के अंदर जो मैंने जानकारी दी है आपको कैसी ये लगी है इसके बारे में भी आप अपना जो पॉजिटिव फीडबैक है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों के लिए अब लास्ट की घड़ी में पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार और जानदार कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, तो आप उसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। इस कंटेंट में हम आप लोगों को जो है मात्र 10 घंटे में सारे टॉपिक क्रैश कोर्स के अंदर करवाने वाले हैं। सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी लाइव बोर्ड पर। ये तो मैं आपको बैक एंड से जो है डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, वहां पे मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। क्रैश कोर्स के सारे टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। 10 घंटे का समय निकालिए। अगर आप घर से एग्जाम देने के लिए निकल गए हैं तो भी आप बस में बैठे बैठे ये 10 घंटे की क्लासें देख लेना। आपका जो रिजल्ट होगा उसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा और बिल्कुल आप एक अच्छी पोजीशन में नजर जरूर आएंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल इस कोर्स में से फंसेंगे, इतना मैं वादा आपसे कर सकता हूं। पिछली बार भी बहुत अच्छा कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करवाया था और बच्चों को काफी फायदा हुआ था और अब की बार भी अच्छा कंटेंट इस क्रैश कोर्स में वीडियो लेक्चर और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आपको दे दिए हैं। हमने इसको पूरा करवा दिया है। आपका लोगों का काम है इस 10 घंटे की क्लासों को देखना। आप इस क्लास की को डबल की स्पीड से या 1.5 गुना की स्पीड से देखेंगे तो मुसीबत आएगी। ज्यादा स्पीड में मत देखना, 1.5 या 1.25 की स्पीड कर लेना। 2 या 2 से अधिक की स्पीड से मत देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि रास्ता आप सभी को पता है 5G की स्पीड से पहले ही पढ़ाते हैं। फिर आपने अगर डबल कर लिया तो वो 10G बन जाएगा ना, 10G की स्पीड से वो चलेगा तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको केवल 5G स्पीड से ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको जरूर आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। दोस्तों बताना चाहूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।